हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो आपका साइंस सब्जेक्ट से हो जाता है। इसके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं, वो तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं रहती है। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। क्या कारण है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा सामंजन, या नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, या नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? फ्लेवी वायरस, निमेटोड, ईस्ट या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसमें आंसर हो जाता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार, अतः वस्तु जल में डूब जाएगी, या वस्तु सतह पर तैरेगी, या वस्तु जल में कुछ डूबी रहेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी छुपी हुई तैरेगी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो उत्प्लावन बल है, ठीक है, तो उत्प्लावन एक तरल की प्रवृत्ति है जो उसमें डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। यानी जब ऊपर की ओर बल लगा रहा है तो क्या होगा? तो यानी कि कोई वस्तु है जल में डूब रही है और ऊपर से बल लगाया गया, तो यानी वस्तु क्या है? जल में वस्तु क्या है? तो वो तैरेगी। क्या करेगी? तैरेगी। यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वस्तु सतह पर तैरेगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी, कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकंड या किलोग्राम प्रति मीटर। तो कैलोरी इसमें हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कंडुआ रोग लगता है तो नींबू में लगता है, आलू में लगता है, गेहूं में लगता है, या लौकी में लगता है। तो जो कंडुआ रोग होता है ना, कंडुआ रोग से इसकी वजह से फसल उत्पादन पर क्या होता है? असर पड़ता है और अनाज का वजन कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अनाज की बात आ गई, यानी आप समझ सकते हैं कि अनाज क्या है, तो कम हो जाता है और आगे अंकुरण में भी समस्या यानी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। यही तो अनाज है ना। तो इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जब अनाज की आपको पता है कि अनाज में लगता है, तो गेहूं की जगह पे अगर धान भी दे दिया जाए तब भी आप बता लेंगे कि धान में लगता है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। प्लाज्मा पर, श्वेत रुधिर कणिका पर, प्लेटलेट्स पर, या लाल रुधिर कणिका पर। तो लाल रुधिर कणिका, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश। तो दाब हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। तो लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल, या लैंप ब्लैक। क्या कह रहे हैं कि चीनी उद्योग में जो गन्ने का रस होता है ना, तो जब गन्ने का रस बनाया जाता है तो पहले आपने देखा होगा वो मटमैले रंग का होता है, और उसमें क्या होता है जब कोई चीज मिलाई जाती है। अब इनमें से आपको ये बताना है कौन सी चीज मिलाई जाती है जो उसका रंग साफ हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड और भी चीजें मिलाकर क्या किया जाता है, तो रिफाइन किया जाता है इसको। और जो मटमैला रंग होता है ना, तो उसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जानवरों की हड्डी से बने कोयले के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो इसको साफ किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जानवरों की हड्डी से बने कोयला यानी जंतु चारकोल, है ना। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो संवहन द्वारा, चालन द्वारा, क्वथन द्वारा या वाष्पन द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाता है? तो आंसर आपका हो जाता है वाष्पन द्वारा, यानी कि जो वाष्पन है किस ऑप्शन में है? तो द ऑप्शन में हो जाता है। एजुसेट क्या है? शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रबंधन। तो एजुसेट जो हो जाता है वो शैक्षिक उपग्रह हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ये पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में क्या है? देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है पत्ती में पाया जाने वाला, क्या हो जाता है? उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर। तो इसमें क्या हो जाता है? जो देखिए इसमें होता है कि रंध्र पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं, जैसे रंध्र अगर आ जाए कि क्या होता है, तो पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब आपको ये पता है कि मनुष्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और पौधे छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही चीज तो है। तो वो किसके माध्यम से क्रिया होती है? तो रंध्र द्वारा। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर। तो इसमें निचली सतह है और आपके ऑप्शन इसमें आपकी जो सीरीज में है वो ऊपरी सतह है, तो ना होकर निचली सतह हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और लाइक भी आप ज़रूर क्या कीजिए, और अगर आपने अभी चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर पर खड़ा होने पर, दो पैर से खड़ा होने पर या लेटने पर। तो आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है एक पैर पर खड़ा होने से। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, एक पैर पर खड़ा होने पर दाब जो है वो क्या हो जाता है? जो दाब है वो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी में, चीनी में, नमक में, कोयला में। तो जो है कार्बन नहीं पाया जाता है वो नमक हो जाता है, निस्सा ऑप्शन राइट है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव्य में, गैस में, ठोस व द्रव्य में। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है ठोस में, यानी कि जो ध्वनि की गति है वो ठोस में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कैसी होती है ठोस में? तो सबसे अधिक होती है। उसके बाद होती है किसमें होती है? फिर तरल में होती है सेकंड नंबर पे, और लास्ट में क्या होती है? सबसे धीमी होती है गैस में। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो ठोस हो जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये बताया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सीवी रमन ने, आइजैक न्यूटन ने, एस.एन. बोस ने। तो आइजैक न्यूटन ने बताया है ना। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुम्हार के चाक की गति होती है घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय, दोलन। तो घूर्णन गति में वस्तु अपनी धुरी पर घूमती है, क्योंकि क्या होता है? पृथ्वी घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दिन और रात होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और कुम्हार का पहिया घूमता है और पहिया अपनी धुरी पर क्या होता है? भाई पहिया ऐसे ही तो होता है, और यहाँ पर क्या होता है? कीली लगी होती है, वो अपनी धुरी पर घूमा करता है, यानी क्या करता है? घूर्णन गति करता है। यहाँ पे आंसर में क्या दे दिया है? सरल रेखीय। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका घूर्णन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इस वजह से ऐसा नहीं है कि सीरीज में गलत होता है, हर एक चीज़ गलत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, थोड़ा अपने भी कहते नहीं कि अपने भी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते तो 5 ही इसमें है ना। और अगर इस तरह से कंफ्यूजन करेंगे, अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर 2 गलत हो गए तो बचा ही कितना? 3 ही क्वेश्चन तो बचे। तो इसलिए बहुत बारीकी से चीज़ों को देखना है और अच्छे से समझना है। अगर मिसप्रिंट है तो कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लेंगे, और क्या है।
उसके बाद है सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है तो 0.5 मीटर से 1.0 मीटर या 1.0 मीटर से 3.0 मीटर या 3.0 मीटर से 30 मीटर या 30 मीटर से अधिक। तो आंसर आपका हो जाएगा 3.0 मीटर से 30 मीटर, ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। सरोता है या नेल कटर है या सीढ़ी है या हैंड पंप है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है कैसा होता है, जो प्रथम प्रकार का होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, इस वर्ग के उत्तोलकों में क्या होता है, जो आलंब है, आलंब आपका आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ या तो कितना होता है, एक से अधिक, क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है, या तो एक से अधिक होता है या एक के क्या होता है, एक के बराबर होता है, कितना होता है, एक के बराबर होता है, या एक से क्या होता है, या एक से कम होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कैंची हो जाता है, प्लास हो जाता है, सिडासी जो यूज की जाती है ना पतीली को पकड़ने के लिए, इस तरह से बनी होती है सिडासी, जैसे ऐसे ही तो बनी होती है, इधर फंसा होता है, फिर ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे पेच लगे होते हैं, ये सिडासी होती है। और इसमें क्या है, कील उखाड़ने वाली जो मशीन हो जाती है, और शीश झूला हो जाता है, और साइकिल का ब्रेक और हैंडपंप। अब देखिए आपको आंसर भी इसमें मिल गया, यानी हैंडपंप क्या है, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अगर आपसे हैंडपंप ना पूछकर आपसे पूछे कि सिडासी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो भाई प्रथम है, प्लास किस प्रकार का है, तो भाई प्रथम है, कैंची किस प्रकार का है, तो प्रथम है। अब अवशेषी अंग होते हैं, कौन से होते हैं, अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, कोई नहीं। अति आवश्यक ना बहुत ज़रूरी, जिसके बिना क्या है कोई चीज़, जैसे कहते हैं कि जो अंग है बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं, जैसे अति आवश्यक यानी बहुत ज़रूरी है ना, आवश्यक यानी ज़रूरी है, अनावश्यक यानी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ अंग क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिनसे हम वर्क करते हैं, जो दिखाई भी पड़ते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते, और यानी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तो वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जीवों के शरीर के पास जाने वाले ऐसे अंग या रचनाएं जिनका पहले है ना उपयोग होता था, लेकिन अब वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है ना, तो न होने की वजह से हासिल अवस्था में होते हैं। जैसे आंख में निमेशक पटल हो जाता है, कड़पल्लव की पेशियां हो जाती हैं, ये तो ये क्या है, अवशेषी अंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो अवशेषी अंग है अनावश्यक, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। ध्वनि तरंगे होती है केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदीर्घ, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदीर्घ दोनों होती हैं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे आपका देखिए 97 नंबर का, तो केवल अनुदीर्घ होती हैं, लेकिन यहाँ पे द ऑप्शन है जो आपका गलत है। अनुदीर्घ तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंगति की दिशा के लंबवत, तरंगति की दिशा के 60 डिग्री के कोण पर, तरंगति की दिशा के समांतर कण कंपन नहीं करते। तो आंसर आपका जो हो जाता है वो आपका हो जाता है सा ऑप्शन, तरंगति की दिशा के समांतर, यानी कि क्या हो जाता है, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंगति की दिशा के लंबवत, तरंगति की दिशा के समांतर, तरंगति की दिशा के 120 डिग्री कोण पर, यह किसी भी दिशा में नहीं। तो आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है तरंगति की दिशा के लंबवत, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं, केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पानी में पत्थर डालने पर कौन सी होती है तरंगदैर्घ्य, तो केवल अनुप्रस्थ। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटे या 24 घंटे। तो घड़ी में मिनट वाली सुई, अब जैसे ये घड़ी है, ठीक है ना,
और इसमें ये सुई है, 3 सुई होती है ना, एक मिनट वाली, एक घंटे वाली, एक सेकंड वाली। अब क्या है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल यानी पूरा चक्कर वो लगा लिया, ठीक है, उसने लगा लिया, तो यानी 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है ना। तो जब इसने पूरा कर लिया तो यानी 1 घंटा हुआ, तो इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट है। और अगर हम बात करें कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, तो 12 घंटे होता है भाई। घंटे वाली सुई घूम के आई तो पूरे 12 घंटे। और सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड अथवा या 1 मिनट होता है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट है। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी 0.02 प्रति सेकेंड, 50 प्रति सेकेंड, 100 प्रति सेकेंड या 2 प्रति सेकेंड। तो आंसर आपका हो जाएगा 50 प्रति सेकेंड। किसी तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति में संबंध होता है, तो एन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या n अपॉन टी इज इक्वल टू 1 या एन टी इज इक्वल टू 1 या n स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो आंसर आपका सा हो जाता है, एन टी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है आयाम, अर्ध आयाम, तरंग दैर्घ्य या अर्ध तरंग दैर्घ्य। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाता है वो आपका हो जाता है तरंग दैर्घ्य हो जाता है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री आर से 80 डिग्री आर हो जाता है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में, वनस्पतिक कोशिका में। तो इसमें आपका हो जाता है वनस्पतिक कोशिका, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, काजल है, जंतु चारकोल है, कोयला है या हीरा है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हीरा हो जाता है। द्रव्य के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, कौन है, तो राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस। तो राइजोबियम यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 19 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस या आप ये भी कह सकते हैं 273 के, ठीक है। उसके बाद यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट है। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है, 3, 4, 6 या 7। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 3, चालन, संवहन और विकिरण, यानी फर्स्ट है चालन, सेकंड संवहन और थर्ड विकिरण हो जाता है। ऊष्मा के सुचालक हैं लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सभी, तो सभी हो जाते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं हवा, ऊन, पोर्सिलीन, सभी, तो ये इसमें भी सभी हो जाते हैं, ठीक है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है लकड़ी, गैस, नमक, सूर्य। तो क्या कह रहे हैं, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य हो जाता है ना। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे, जुगनू, भाई प्राकृतिक की ही तरफ से तो हमें मिले हैं ना, तो यानी सभी हो जाते हैं। दीप्त वस्तु नहीं है, दर्पण, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। और इसमें कह रहे हैं दीप्त नहीं है, तो देखिए दर्पण तो प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, यानी यही है। सूर्य हो जाता है, जलती हुई मोमबत्ती हो जाती है, लालटेन हो जाता है, ये सभी क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए जो अभी हमने देखा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, भाई जाहिर सी बात है दीप्त वस्तुएं,
जो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे अब जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, है ना, तो ये सब। उसके बाद है कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वो चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या कोई नहीं, तो उत्तल दर्पण हो जाता है। कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन में लगा समय कहलाता है। तो आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, एम्पियर, तो इसमें आवर्तकाल हो जाता है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं, तो अवतल दर्पण आपका हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं, तो उत्तल दर्पण, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों कोई नहीं, तो आपका आंसर जो है वो अवतल दर्पण, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।